किरचॉफ करंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर चीज को समझिएगा। इसको हम बेसिक से लेकर तो हाई लेवल तक पढ़ेंगे। किरचॉफ करंट लॉ इसको शुरू करते हैं। प्रीवियस में तो पावर एनर्जी के साथ निकालते हो, वो भी पढ़ेंगे। अभी वहां तक पहुंचे तो सही हम। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ में अगर हम बात करें तो किरचॉफ करंट लॉ मतलब एक टाइप का ये बोल सकते हैं हम कि एक टाइप का ये जो ट्रैफिक सिग्नल का जो स्क्वायर रहा है, मतलब जितनी गाड़ियां इन होती है उतनी क्या चले जाती है, आउट हो जाती है। मतलब किसी भी ट्रैफिक स्क्वायर पे रुकने वाली टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ व्हीकल है गाड़ियां हैं वो क्या होगी, जीरो। तो किरचॉफ करंट लॉ पहले हम थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, इसका बेसिक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ करंट लॉ तो लिखिएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ लिखिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ all entering currents will be equal to the algebraic sum of leading current, living LEAVING लीविंग करेंट्स, मतलब जितनी एंटर होती है उतनी ही वापस एग्जिट हो जाती है, चले जाती है। आरे बात समझ में बेटा? मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हम ये बोल सकते हैं। आगे लिखिएगा इसमें, समीशन ऑफ आई इन इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आउट, ऐसे कुछ है। मतलब जितना एंटर होता है उतना ही क्या हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो टोटल आई नेट की बात करें तो टोटल रुकने वाली करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो समीशन ऑफ आई नेट कितना हो गया, जीरो। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर अपन इस लोगों को डिस्कस करते हैं आगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इससे हम बड़ी बड़ी सर्किट को इजीली सोल्व कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी सर्किट आ जाए, हमें पलक झपकते से हम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स, जिसमें 10 बैटरी या 50 रजिस्टेंस जुड़े हो, हम इसे पलक झपकते से उसका आंसर लाएंगे। और कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? मतलब जितनी इनकमिंग करंट है उतनी क्या है, आउटगोइंग करंट। मतलब टोटल सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन विल बी इक्वल टू द जीरो। आ रही बात समझ में? तो हम लिख सकते हैं अनदर डेफिनेशन में भी इसको लिखिएगा, एक और डेफिनेशन लिखते हैं। This law is also known as junction law, junction law। रेलवे जंक्शन देखा हमने, इनकमिंग ट्रेन उतनी ही आउटगोइंग ट्रेन। तो यहां तक जंक्शन लॉ, यहाँ तक कैसे क्लियर है? यस। तो अब यहाँ पे क्या क्या बोला, पहली डेफिनेशन तो मैंने बोली कि जितनी इनकमिंग करंट है उतना ही क्या होगी, आउटगोइंग करंट। तो हम एक और मतलब यहाँ पे जंक्शन लॉ के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन में एट एनी जंक्शन टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, मतलब टोटल अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा, जीरो। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग, क्या लिखा बेटा? तो यहाँ पे आपने जंक्शन लॉ, हाँ लिखिए, अकॉर्डिंग टू इट the total algebraic sum of electric current at any junction will be zero। अब अगर मैं बात करूं बेटा,
अगर मैं जंक्शन की बात करूं तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज यहाँ पे एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से आउट होगा क्या? मान लो यहाँ से दो जो है इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, दो इसमें एंटर हो रहा है तो उतना ही करंट यहाँ से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ पे एंटर होगा उतना ही चार्ज क्या चले जाएगा? बाहर चले जाएगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात ही करते हैं कि यहाँ पे हम मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो लॉ है ये पूछा जाता है, बेसिक सवाल है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना है यहाँ पे। Yes, conservation of charge. This law represents conservation of charge. This law represents conservation of charge. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे 4-5 ब्रांच इस तरह एनी ब्रांच, अब यहाँ से क्या हो रही है? एंटर हो रही है दिस वन इज I1, ये I2, ये I3, I4 और ये वाला है I5। आगे बात समझ में ना? यस। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि जो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हो जाएगी? आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग जो करंट है, अगर जो आउटगोइंग को एक्चुअल में हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, आ रही बात समझ में? यस। जो आउटगोइंग करंट जो होती है वो कैसे क्या लेते हैं उसको अपन यहाँ पे? पॉजिटिव। और जो इनकमिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? इनकमिंग करंट, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? -I1 minus I2 plus I3 plus I4 plus I5 is equal to कितना हो जाएगा? 0। ये हम बात कर रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? जितना इनकमिंग करंट है उतना ही क्या हो गया बेटा? आउटगोइंग करंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0। या फिर इसको अपन उधर ले जाएंगे इक्वल, नेगेटिव तो उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो हम ये लिख सकते हैं I1 plus I2 I3 plus I4 plus I5। आ रही बात समझ में? तो ये मतलब क्या लिखा अपन ने? इन करंट इक्वल टू आउट इज इक्वल टू आउट करंट। मेरी बात समझ में आ गई बेटा सारे बच्चों को? Yes. कि वापस से रिवर्स जाओ। करंट अगर मैं बात करूं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, पहला पॉइंट। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी इलेक्ट्रिक करंट इनकमिंग होगी उतना ही क्या होगा? आउटगोइंग होगा। मतलब टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन विल बी इक्वल टू द 0। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ का क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे कुछ ब्रांचेस दे रखे हैं गिवन, और ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I4। मतलब ये I1, I2, I3 एंड I4 की जो वैल्यू क्या होगी तो हमें यहाँ पे निकालना है कि किस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई करोगे इसको? 2, 4, 3 एंड 2.5। वेरी गुड। मतलब हम बोले कि पहले इस जंक्शन की बात करें हम, तो मतलब एक मैंने क्या बोला था, किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अच्छा इनकमिंग करंट कितनी है आप बताओ? I1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है आउटगोइंग करंट? 5। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 2 क्लियर है ना? यस। इस वाले जंक्शन पे देखो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अच्छा इनकमिंग करंट कितनी है अब यहाँ पे? 5 है। आउटगोइंग करंट कितनी है बेटा? I2 + 1। आ रही बात समझ में? I2 + 1, इसको 1 पे चल रहा है तो यहाँ पे I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 4 एम्पीयर। बात समझ में आ गई बेटा? इसके बाद हम यहाँ पे इस जंक्शन पे ये वाले की वैल्यू भी आ गई, कितनी हमारी? 4 एम्पीयर। अच्छा इनकमिंग करंट यहाँ पे 4 एम्पीयर। यस। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट जो है वो 4 एम्पीयर। आउटगोइंग करंट कितनी है यहाँ पे? I3 + 1 3। तो I3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 3 एम्पीयर। अब यहाँ पे ये भी आ गया अपना 3 एम्पीयर। अब हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे भी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितनी है बताओ जरा? 3 एम्पीयर। आउटगोइंग करंट
0.5 प्लस I4 तो I4 इज इक्वल टू कितना 3 माइनस 0.5 2.5 बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने सभी जगह क्या यूज किया बताओ जरा KCL। इज दैट क्लियर? Yes. अच्छे समझ में आ गया ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो सब इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ से यार फिर भी तोड़ के बाहर बहुत प्रैक्टिस है मुझे उठा के फेंकने की, ठीक है। तो यहाँ से 5 एम्पियर एंटर हो रहा है। Yes. इस जंक्शन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेटा जितना इनकमिंग है उतना ही क्या होना चाहिए, आउटगोइंग होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इनकमिंग कितना है 5, आउटगोइंग क्या होता है 1 प्लस I1। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना एम्पियर हो गया 4 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपना आ गया बेटा 4 एम्पियर यार। अच्छा 4 एम्पियर यहाँ से जा रहा है और I2 इधर से, और ये ओवरऑल मिलके कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो जब यहाँ पे हम सोल्व करें तो इनकमिंग करंट जो है यहाँ पे I2 प्लस 4 और आउटगोइंग करंट कितना बचा है 7। तो यहाँ पे I2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 एम्पियर। चलिए ये भी आ गया हमारा 3 एम्पियर है। उसके बाद यहाँ पर पहुंचे अपन 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 7 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो टोटल 8 एम्पियर। अगर मैं इस वाले जंक्शन पे लगाऊं तो इनकमिंग करंट I1 प्लस 7 है क्या बेटा? Yes. और आउटगोइंग करंट 3 प्लस I3, 7 प्लस 8 में लगेगा तो कितना हो गया यार 5। तो I3 की वैल्यू आ गई हमारी 5 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा 5 एम्पियर। अच्छा 5 एम्पियर इधर से गया, 3 एम्पियर इधर गया। तो ये जगह अगर मैं बात करूं तो इनकमिंग करंट 3 प्लस 5 और आउटगोइंग करंट I4 की वैल्यू होगी 8 एम्पियर। तो आई थिंक सो कि इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जंक्शन लॉ पे बेस्ड तो हमसे बन जाना चाहिए यार। क्या करेंगे किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट हो रहा है उतना ही किसके बराबर कर देंगे हम आउटगोइंग करंट। यहां तक का समझ में आ गया बेटा? Yes. चलिए फिर इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम केवीएल बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज काफी काम का है ये केवीएल किरचॉफ वोल्टेज। तो पहले भाई अपन इस पे थ्योरी लिखेंगे भैया कि क्या होता है। इसे एक्चुअली हम लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ मतलब ये किसी भी क्लोज लूप के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिएगा हमारे पेरेंट्स की जो इनकम होती है, अरे बस हमारे खर्चों की इनकम होती है क्या? नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी इनकम होती है ना उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मान लो कोई घर है, कोई क्लोज लूप है, तो उसमें जैसे मान लो कोई बैटरी है, एक अपना सोर्स है, अब वो कोई करंट पास कर रहा है। सपोज करो कि कोई भी अगर सर्किट बना है तो बहुत सारे बैटरीज और बोला जाए तो बहुत सारे बैटरीज के साथ साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह से मिलके बना होता है। तो किसी भी क्लोज लूप में अगर हम देखें तो जो वोल्टेज का सेपरेशन है तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। मतलब जितना यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई होगा वो सब क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपस में। आ रही बात समझ में? चलिए तो लिखिएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखिएगा इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप in any closed loop summation of voltage या फिर लिखिए मैं समीशन ऑफ वोल्टेज इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टेंसेस will be equal to 0। अब हमने यहाँ पे यूज किया है वर्ड इन्वॉल्विंग will be equal to 0। क्या बोला बेटा? समीशन ऑफ वोल्टेज किन का मैंने यहाँ पे किन को इन्वॉल्व किया है? रेजिस्टेंस और वोल्टेज। अरे बस will be equal to 0। मतलब हम अगर किसी क्लोज लूप की बात करें तो इसमें टोटल जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल जो समीशन ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं केवीएल की। केवीएल जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और हर चीज को यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से हमें करना है। वैसे मैं
कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सर्किट दे रहा हूँ, आप चाहे जरूरी नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स से, वैसे जो भी अगर मान लो क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो बहुत आसान आता है, हमें क्या कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट ब्रांच है, यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, इसके लिए यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, कुछ भी तरीका हो सकता है। यहाँ पे इस वाले को हम नाम लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे आ गया है बी, ऐसे इधर जा रही है, ये भी इधर जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा के इस तरह से ये वाले पॉइंट को सी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं डी। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है बैटरी वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ बेटा क्लोज, इसको हम बोल देते हैं E1, ठीक है, इसको बोल देते हैं E2, इसको बोल देते हैं R1, R2 एंड R3, कुछ भी एंगल है, ठीक है। E1 E2 क्या है बेटा, इसके EMF है, क्लियर है यहाँ। अब हमें अगर मैं बात करूँ, ये हमें यहाँ पे क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, बाकी चाहे इनफाइनाइट ब्रांचेस हो कुछ भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ एक क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, इन क्लोज्ड लूप A B C D A। अच्छा मैंने A B C D A क्यों लिखा, मैंने बताओ, A से चले वापस घूम करके कहाँ पे आ गए, A पे आ गए, मेरी बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कहीं पर भी, कि अगर कोई भी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं, नेगेटिव साइन याद हो जाएगा ये। और ऐसे ही अगर हमने नेगेटिव पॉजिटिव पे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या? हम क्या करेंगे, किसी भी सर्किट में अगर आपको गिवन है, किसी एक बैटरी से यहाँ पे करंट निकालेंगे, सपोज करो यहाँ से करंट निकल रहा है, आ रहेगा समझ में, कोई भी एक बैटरी आपको जो भी मन पड़े वो बैटरी आपको उठा लेना है। उसके बाद यहाँ से आई गया, इस जंक्शन का है, इसमें इधर भी ब्रांच जा रही है, इधर ब्रांच जा रही है, सपोज करो कि इस आई में से I1 करंट इसमें चला गया, बाकी सारा किधर चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। उसके बाद I1 जो पहला टर्म आया उसे प्लस, दूसरे वाले को माइनस, प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ में से I2 जो है वो तो इसमें चला गया, बाकी सारा करंट कहाँ चला गया, मान लो 100 निकाल लिए, 70 इधर चला गया, बाकी 30 कहाँ चला गया, इधर। अब यहाँ पर 70 में से 20 इधर चला गया, 50 कहाँ चला गया, इधर। बात समझ में आ रही है, कहाँ पे पहुंच गए फाइनली बेटा अपन, यहाँ पर डी में, ये भी क्या करेंगे प्लस माइनस। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझिएगा बेटा। अब हम डी पे पहुंचे, डी से वापस हमें ले जाता है, ये तो जो होती है वही होता है, कोई लेना देना है नहीं, बैटरी तो बैटरी वापस है प्लस माइनस। सपोज करो I2 इधर गई, I2 में से I3 करंट इधर चले गए, बाकी सारी कहाँ चले गए, वापस यहाँ पे आ गए, और यहाँ से प्लस माइनस। मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ इसमें, बहुत ही आसान चीज है। और यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ पे इस जंक्शन में से ये वापस जो घूम फिर के वापस जितनी करंट यहाँ से इसने दी थी, वापस उतनी करंट यहाँ से वापस आ जाएगी। सारे सर्किट में इसने बांट दी करंट, और वापस मतलब जितनी यहाँ पे किसी भी बैटरी से करंट आउट होती है, उतनी ही वापस क्या होती है बेटा, इन होती है। यहाँ तक का सीन क्लियर है। ऐसा नहीं कि वो बीच में जैसे मान लो उसने 100 एम्पियर दिया और पता चला कि घूम फिर के उस तक 50 एम्पियर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। आपको बहुत सारे सर्किट प्रॉब्लम में सोल्व कराने वाला हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सर्किट नहीं होगा जिसको हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस कुछ कॉन्सेप्ट पे चलना है, और मैं बताता हूँ कि ये सिर्फ एग्जाम के हिसाब से, मतलब अगर बोर्ड के लिए हम बस कोई सर्किट अपने हिसाब से, मैंने तो कुछ भी रेंडम बनाया, आप अपने हिसाब से बना देना, कंपलसरी नहीं कि आप यही बनाओ, कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी बैटरी और रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, इन एनी क्लोज्ड लूप A B C D A, यहाँ पर हमारे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जो किरचॉफ भाई साहब क्या बोलते हैं कि समीशन ऑफ वोल्टेज इन एनी लूप विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? समीशन ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0। अब हम किसी भी एक पॉइंट से चलेंगे, यहाँ से कोई भी मान लो आप A पकड़ लो, कोई भी आप चाहे D से चल सकते हो, C से। अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये माइनस से कहाँ प्लस पे जंप कर रहा है, तो माइनस से प्लस को क्या लेंगे बताओ जरा? प्लस पॉजिटिव से, तो इसको हमने क्या ले लिया? प्लस। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, कहाँ पे पहुंच गए बेटा? माइनस
बी पे पहुंच गए। Yes. कहीं मैंने ए से शुरू किया चलना, माइनस से प्लस का मतलब लेंगे प्लस, प्लस से माइनस का मतलब लेंगे माइनस। वेरी गुड। यहाँ माइनस से प्लस प्लस कहाँ पहुंच गए बी पर, फिर हम नीचे चले क्योंकि हमें सिर्फ इसी लूप में घूमना है, हमें और कोई से हमें लेना देना नहीं है। बी से हम सी क्यों जा रहे हैं, चलो आई वन यहाँ से प्लस से माइनस क्या होना चाहिए बताओ जरा, माइनस आई आर माइनस हो जाएगा। Yes. अच्छा इसका आर का वोल्टेज कितना, आई इंटू आर, I into R, yes. लेकिन इसमें कितना करंट जा रहा है बताओ जरा, I1 R3 है। Yes. बात समझ में आ गई। Yes. कहाँ पहुंच गए बेटा अपन लोग, C. C पर। बात समझ में आ गई। C से वापस आगे बढ़े अपन, माइनस प्लस से माइनस क्या होना चाहिए, माइनस, माइनस, वेरी गुड, माइनस I2 R1 I2 R1 कहाँ पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, D पर। समझ में आ गया बेटा, Yes. वेरी गुड। अब यहाँ से I3 से चला इधर प्लस चलो माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा। बैटरी का ये नहीं कहते एज इट इज वैसा का वैसा लिख देंगे अपन। चलो प्लस से माइनस क्या होगा, माइनस कितना करंट जा रहा है बेटा, I3 R2 कहाँ पहुंच गए अपन फाइनली, ए पर पहुंचेंगे। Yes. ए से चले ए पर पहुंचे तो टोटल क्या हो गया, Zero. एक्चुअली ये टाइप में डिस्प्लेसमेंट लॉ है मेरे अकॉर्डिंग टू। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप यहाँ से जाते हो इस क्लास से बाहर, पूरे आफ्टर 24 आवर वापस आप इसी बेंच पे इसी जगह पर बैठ जाते हो तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, Zero. वैसे लूप का बात है। Yes. हम एक जगह से चले वापस घूम फिर के उसी पोजीशन पे आ गए तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, Zero. बात समझ में आ गई मेरी। Yes. तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे, जीरो। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है ये, इस लो को हम बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखें KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बच्चा सभी को यार। Yes. तो याद रखें ये चीजें, तो इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। चलिए तो बेटा एक सबसे पहले तो एक जो आपने ऊपर वाले कॉलम है ना अपनी कॉपी में, उसमें एक नोट लिखिएगा, ये स्पेशल नोट है तो ये काफी काम में आने वाला है आगे। ऊपर जो एक कॉलम है ना इस पे करेंट ऑलवेज फॉलो, करेंट ये इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, करेंट ऑलवेज फॉलो वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक। अच्छा वन वे ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि एक रास्ते से अगर हम जहां से गुजर गए दोबारा हम उस रास्ते से लौट के नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है। करंट कौन सा वन वे ट्रैफिक रूल फॉलो करती है, इसका मतलब कि अगर वो यहां से एक बार चली गई तो वापस यू टर्न मार के इसी से दोबारा नहीं आएगी। क्लियर है बच्चा सारी चीजें। चलिए बहुत बढ़िया यार। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा मैं सर्किट ले रहा हूँ, इसमें हम यहाँ पे केवीएल को यूज करके देखेंगे, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है तो चलिए भैया हम यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट, 1 एम्पीयर, 2 वोल्ट, 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर और यहाँ पर इसको ले लेते हैं इसको 2 एम्पीयर। ठीक है इस टाइप का मैंने एक बेसिक सर्किट लिया, कुछ भी नहीं मतलब मैंने कोई रैंडम सर्किट ले लिया। अब इसको हमें केवीएल से सोल्व करना है। ठीक है तो हम कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला है ये सिर्फ जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए अगर वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाए हमें कि भैया आपको क्या करना है केवीएल से सर्किट को सोल्व करना है तो ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अदरवाइज केवीएल को छोड़ के भी ऐसे 1000 तरीके मेरे पास कि जिससे आपको बिना मेहनत मतलब बहुत ही कम मेहनत में आप बड़े बड़े सर्किट सोल्व कर सकते हो। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, कोई भी एक बैटरी को पकड़ के बैठ जाओगे, मतलब मैंने इस वाली बैटरी को मैंने पकड़ लिया है। ठीक है यहाँ तक का सेम क्लियर है। यहाँ से करंट पास करा दोगे, इस करंट को आप नाम दे दोगे क्लियर है बेटा, प्लस माइनस। यहाँ पे पहुंचे डिवाइड है ना, यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे दो अपने को यहाँ पे ये मिल रहा है आई को यहाँ से। वेरी गुड। एक साइड अगर हम यहाँ पे इसको हम I1 भेज देते हैं
I2 तो I2 या इसको अपन I माइनस I1 भी बोल सकते हैं। हाँ I माइनस I1 आएगा समझ में? अच्छा वापस से घूम फिर के यहाँ पे आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया क्या अपन? अच्छा I1 और I माइनस I1 दोनों को ऐड करेंगे तो I मिलेगा। आगे यहाँ पे क्या हो गया हमारा? I यहाँ से करंट जा रही है इस तरह से और वापस यहाँ पे प्लस माइनस और वापस यहाँ पे आ रही बात समझ में? यस। तो पहले तो आपने ये एक बैटरी को पकड़ा और क्या किया, सबकी सभी जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिया। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? यस वेरी गुड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको केवीएल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दो लूप बनते हैं। कोई भी अब यहाँ पर हम लूप आप डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो भी पसंद हो वो कर लेते हैं। हम जैसे मान लो मैं ये वाले लूप की बात कर रहा हूँ, ये वाले लूप मतलब यहाँ से शुरू करके ये सिंगल लूप है ना, जरूरी आप कोई भी एक लूप आप ले लो, मतलब मैंने लिया है ये वाला लूप, ये भी क्या क्लोज लूप लग रहा है? अब किसी भी एक पॉइंट से चालू करोगे, आप लोग मुझे बताओगे, मैं मान लो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बड़ा आ गया माइनस से प्लस +4 क्या हो जाएगा बेटा बताओ जरा? +4 प्लस से माइनस माइनस 1 into 1 I into R होता है? हाँ, Yes. 1 है। यहाँ पे पहुंचे इधर से, चलो इसमें कितना करंट जाएगा? प्लस से माइनस है तो क्या I minus I1 माइनस 2 I minus I1 समझ में आ गया बेटा? यस करंट I माइनस I1 जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 को मल्टीप्लाई करके I into R होता है, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस से माइनस क्या करूँगा? माइनस 2 into I बात समझ में आ रही है कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है? इक्वल टू वापस हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए। समझ में आ गया बच्चा? Yes. वेरी गुड। तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 माइनस I माइनस की प्लस 2I1 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। ये तक सीन क्लियर है बेटा? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 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 5I माइनस 5I प्लस 2I1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है? 1 यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? उसके बाद में अगले की बात करूँ यहाँ पर। सेकंड लूप आप चाहे तो कोई सा भी, या तो आप ये बड़ा सा लूप ले सकते हो, ये इधर से यहाँ से घूम के यहाँ से भी आ सकते हो, या फिर ये वाला लूप ले लो, ठीक है? कोई सा भी आपका जहां मन करे वो लूप आप ले सकते हो। मैंने इसका उल्टा लूप नहीं ले सकते? उल्टा भी घुमा लोगे तो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन कॉमन आके वैसे जीरो हो जाएगा। आप कहीं से भी, आप इधर भी घुमा सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे इधर भी घुमाओगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? एज इट इज वैसा का वैसा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ये कंफ्यूजन नहीं होना कि इधर घुमाएंगे तो उल्टा आएगा, कोई भी एज इट इज वैसा का वैसे आना है। अगर मान लो कि एक नेगेटिव आया तो वो माइनस लेके वैसे भी कर सकते हैं बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप मुझे बताइए, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, वापस मुझे घूमने के लिए जाना है। चले क्या लिखना है बताओ? 2 माइनस प्लस से माइनस I1 हो जाएगा क्या? I1 क्योंकि इसमें I1 जा रहा है, देखो जरा। यस, यहाँ पे गए घूम फिर के माइनस से प्लस हो जाएगा। ये है समझ में? वेरी गुड। प्लस इसमें कितना करंट जा रहा है बेटा? वही आपका I1 इनटू ये कितना हो गया? 0। वापस यहाँ पे आ गए तो इक्वल टू कितना कर दें अपन? 0। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? यहाँ से चला मैं माइनस से प्लस प्लस 2 प्लस से माइनस माइनस, इसमें करंट जा रहा I1 माइनस से प्लस प्लस करंट जा रहा I माइनस I1 इज इक्वल टू टोटल। हम इसी पॉइंट पे पहुंच गए तो टोटल हो गया हमारा 0। यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस I1 डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना 2I माइनस 3I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये? 2। यहाँ तक का सेम क्लियर है बेटा? यस। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई थी और दो ही हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये अपन 10th क्लास में करते हैं। यस, याद है सभी को? यस। तो चलिए इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारी? माइनस 5I एलिमिनेशन मेथड इजी पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आप लोग यार।
लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा 2i माइनस 2i माइनस 3i1। कौन सी मेथड लगाए? एलिमिनेशन। कोई से मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे i1 के साथ क्या है 2 है और इसके साथ 3 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाले ये थोड़ा आसान रहेगा मेरे ख्याल से। 3 का मल्टीप्लाई करें तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ जरा? 15 माइनस 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 4i माइनस 6i ना 6i प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अपन प्लस कर देंगे हो जाएगा तो ये वाला आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। दोनों ने प्लस कर दिया। माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 i प्लस 14 प्लस 12 प्लस 6 12 प्लस 16 हो गया इज इक्वल टू ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया 11i हो गया क्या 16 आई की वैल्यू ऊपर i की वैल्यू पुट कर i की वैल्यू आ गई तो i1 की वैल्यू ले जाएगी क्या ये i की वैल्यू आ गई तो i1 की वैल्यू आ जाएगी। कहीं पर भी एक इक्वेशन में आप क्या रख दो इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो यहां से हम देखते हैं कितना आता है 2 मल्टीप्लाई i की जगह रख दिया 16/11 डायरेक्ट रख दूं मैं माइनस 3i1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3i1 इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस का हो जाएगा बेटा तो 3i1 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा अपना 16 पूजा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा है 22 प्लस 54 तो यहाँ से अपना 3i1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 11 तो यहाँ पे i1 हो जाएगा अपना 54 डिवाइडेड बाय 33। आ रही बात समझ में? तो ये तो मैंने कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे दिया था आपको, अगर एग्जाम में आता है तो वो ऐसे ही आएगा कि अपन क्या हो जाए कैसे हो। तो मेरा सिर्फ ओवरऑल इस क्वेश्चन को कराने का पूरा मोटो ये है कि आपको केवीएल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। क्या करोगे? किसी एक बैटरी को पकड़ोगे, उससे करंट पास करोगे, प्लस माइनस करते जाओगे रेजिस्टेंस को लेके। अगर कोई बैटरी और भी जुड़ी है तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है अभी। उसके बाद क्या करोगे? बस प्लस माइनस करते जाओगे और डिस्ट्रीब्यूट करंट करते जाओगे। जैसे यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे 2 देखा तो एक साइड i1 चला गया तो दूसरे साइड i माइनस i1। बात समझ में आ गई? वापस घूम के वापस तो यहाँ से अब देखो i और i1 की वैल्यू आ गई तो हमसे अगर बोला जाए कि किसी भी एक का आपको वोल्टेज निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? मतलब हम सारी चीजें अब यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझसे बंदे ने बोला कि आपको 1 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? कैसे? इसमें करंट कितना है? I कितना जा रहा है यहाँ पे 16/11 तो क्या इसका 16/11 वोल्ट हो गया क्या? आ रही बात समझ में? KVL से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास आपको लिखना है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। व्हीटस्टोन देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हम पहले ये समझें। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे काफी सारे डिवाइसेस बनते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि एक जो 5वीं ब्रांच होती है, मतलब ओवरऑल बहुत सारी ब्रांच होती है, 5वीं ब्रांच होती है जिसमें क्या होता है कि ओवरऑल करंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब इसी के मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे एक मीटर ब्रिज करके डिवाइस आता है। मीटर ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। आ रही बात समझ में? एक और हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे भी वो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी पोटेंशियोमीटर करके भी डिवाइस आता है। वो एक्चुअली होता है एक वायर के कॉन्सेप्ट के, मतलब हम एक वायर से, एक सिंपल से वायर से हम कुछ भी नाप सकते हैं। मतलब किसी भी सेल का या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे नापना है, 2 सेल है उनके जो ईएमएफ को कंपेयर कैसे करना है, किसी सेल का भी ईएमएफ कैसे नापना है, हम सब कुछ सीखेंगे सिर्फ एक तार की सहायता से। तो यार फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये होता है, फिजिक्स हमें जीनियस बनाती है कि हम छोटी छोटी चीजों का भी एक बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं।
अभी तार की हेल्प से हम लोग काफी सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? तो चलिए लिखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखना है हमें, लिखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज है। Five resistances are combined together according to the figure, are combined together according to figure and connected with a battery of EMF P। इस तरह से हमारा ये 5 हमारे रेजिस्टेंस है जिनको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यही जो कॉन्सेप्ट है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बोलेंगे मैं बताता हूँ। हमने क्या किया बेटा, टुगेदर हमने इनको जोड़ा है और साथ में इन दोनों जंक्शन मतलब दोनों जंक्शन को जोड़ के हमने किससे जोड़ दिया है, बैटरी से। आ रही बात समझ में? अब यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती है कि जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो यहाँ पे ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें तो वहां का भी एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप डायरेक्ट वहां से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है बेटा कि सपोज करो कि मान लो यहाँ से कोई करंट हमारा आई जा रहा है, इस वाले में जो करंट जा रहा है इसको हम यहाँ पे I1 ले लेते हैं, इस वाले में I2 ले लेते हैं, इस वाले में I3 ले लेते हैं, इस वाले में कितना ले लेते हैं I4 और इस वाले में जो भी ऊपर से नीचे जा रहा होगा या नीचे ऊपर जा रहा होगा ऐसा कुछ ले लेंगे। आएगा समझ में? अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इफ R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको इधर ले जाओ, R1 मल्टीप्लाई R4 इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई R3। मतलब हम अगर मैंने बोला कि ये आमने सामने जो फ्रंट वाले रेजिस्टेंस है इनको अगर मल्टीप्लाई करें और वो आपस में क्या है यार यहाँ पे इक्वल है। आएगा समझ में? तो इन दिस केस जो जितना पोटेंशियल हमारा C पे होता है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे D पे हो जाता है। मतलब जितना पोटेंशियल C पर है उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे हो गया, D पर। अगर पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ पे हम इसे KVL से यूज करके देख सकते हैं, निकाल के देखोगे आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अब यहाँ पे जितना पोटेंशियल C पे है उतना ही कितना बेटा D पे। अगर जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा क्या? नहीं होता, कोई फ्लो नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो करंट इन द R5। यस, तो I5 कितना हो गया यहाँ पे? 0। आ रही बात समझ में? तो I5 यहाँ पे 0 हो गया, तो इस यहाँ पे R5 को यहाँ पे रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नो, ये तो ओपन सर्किट हो गया ना। फिर भैया यहाँ से कोई लेना देना नहीं, कोई करंट पास नहीं हो रही है। तो हम यहाँ से R5 को यहाँ से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं भैया इसको R5 को। आ रही बात समझ में? और अगर हमने R5 रिमूव कर दिया तो क्या हमारा सर्किट इस तरह से बन जाएगा क्या फिर? यस। R5 तो हमने रिमूव कर दिया, कोई लेना देना नहीं उससे अब हमारा। और ये बैटरी जुड़ी है साथ में इस तरह से, और ये यहाँ पे सॉरी स्विच जुड़ी है। ये R1 R2 R3 R4 क्या बोला मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में? या तो R1 अपॉन R2 और 3 अपॉन R4, या फिर R1 मल्टीप्लाई R4। मतलब फ्रंट वाले को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। कोई भी एक चीज आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से ये याद रखना थोड़ा ज्यादा। आपस में आमने सामने वाला फ्रंट वाले को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें। और अगर ये इक्वल आए तो हमें बीच वाले रेजिस्टेंस को बिना किसी सोच के क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है, मतलब यहाँ से रिमूव कर देना। तो अब ये हट गया। तो ये ऊपर वाले दोनों कैसे लग रहे हैं? सीरीज में लग रहा है क्या? yes. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से
R1 दो plus सीरीज R1. में है। Yes. दो और अगर मैं पैर R में। इक्विवेलेंट बात करूं हाँ. तो यहाँ पे दोनों सीरीज में है। Yes. तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इनको हम क्या लिख सकते हैं, R1 plus R3 लिख सकते हैं क्या? Yes. वैसे ही नीचे वाला जो है ये दोनों भी सीरीज में है, और R4. R2 plus R4. R4 और इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है और यहाँ पे सामने स्विच है हमारा। तो अब ये दोनों क्या पैरेलल है? Parallel. यस, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं क्या? 1 by R. 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus R3 plus 1 R2 plus R4. 4. आगे बस समझ गए? या फिर आपको निकालना आता है ऑलरेडी। Yes. निकाल। इसको उल्टा करके हम चाहे तो ऐसे लिख सकते R हैं equals equals to R1 R1 plus R3 into R2 plus R4 divided by R1 R2 सबको जोड़ देते हैं। ठीक है? Yes. तो क्या बोला मेरे बेटा कि अगर इन दोनों का डिवाइड या फिर आम फ्रंट वाले का मल्टीप्लाई आपस में इक्वल हो तो उस केस में हम यहाँ पे C और D में वोल्टेज सेम हो जाता है। तो इस वजह से अपन R5 को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा ये अच्छे से? Yes. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? Yes. तो याद रखें, इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। दें तो कर लीजिए इसको नोट और फिर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, आपको यहाँ पर एक ब्रांच दे रखी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से और साथ में एक बैटरी जुड़ा हुआ है 8 वोल्ट से और यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, मतलब हमें हर रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, करंट निकालना है। अच्छा एक बात बोलो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए, मैंने क्या बोला था, फ्रंट वालों का मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 16 होता है क्या? Yes. 4 मल्टीप्लाई 4 ये भी हो रहा है 16। मतलब यहाँ पे बैलेंस WSB यहाँ पे बैलेंस हो रहा है क्या? Yes. अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, यहाँ से बताओ जरा, मतलब निकाल रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ से बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्या? Yes. क्यों कर रहा हूँ मैं रिमूव, इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, Balance व्हीटस्टोन बात समझ में आ गई बेटा? अगर फ्रंट वाले 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16, 4 मल्टीप्लाई 4 इज आल्सो 16, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, मतलब मैंने यहाँ से इसको यहाँ से हमने हटा दिया। क्लियर है? अब यहाँ से हटा दिया बेटा, तो एक बात बताओ यार, अब हम इजीली यहाँ पे करंट चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 वोल्ट है, अच्छा 8 वोल्ट है और ये ऊपर ये 2 और 4 के सीरीज में है क्या? Yes. तो कितना 6 ओम six होगा नीचे। अच्छा इसकी करंट अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे I1, तो ये I1 कितना हो जाएगा बताओ जरा? 6. I1 कैसे निकालते हैं? V आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि I इक्वल टू होता है V by by R। R। Yes. ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल है कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे Yes, वाली ब्रांच parallel। तीनों पैरेलल Voltage है same रहेगा। तो यार यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, इसका 8 है तो ऊपर वाली ब्रांच का भी 8 होगा, इसका भी क्या होगा? 8 होगा। तो यार I1 कितना होता है V अपॉन R, ये कितना 8 R ऊपर वाला टोटल 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। सीरीज में पता है आपको, आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 8/6। नीचे वाले में अगर मान लो कितना जा रहा है बेटा? I2 जा रहा है भाई, तो यहाँ से I2 इक्वल टू ये कितना हो गया? 8/8 वोल्टेज है और ये 8 प्लस 4 तो यहाँ से हमारा अगर मैं बात करूं I इन, ये ऊपर वाले को इसको अपन यहाँ पे नाम देते हैं R1, R2, R3 एंड R4। तो I इन R1 कितना आ जाएगा बच्चा? कितना जा रहा है इसमें? 8/6 जा रहा है। 8/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/3। I इन R2 2/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे ही अपना R3 I इन R3 4/3 ये कितना, इसमें भी यही जा रहा है कि 4/3 एंड व्हाट्स अबाउट द I इन R4 इट इज 2/3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा हर एक में करंट। अच्छा यहाँ पर हर एक का करंट हमें पास पता चल गया, तो क्या हम हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं क्या बेटा? क्या किसके लॉ को यहाँ पे यूज करेंगे? ओम्स लॉ। इसमें करंट पता चल गया हमें 8/6, रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसका वोल्टेज क्या जाएगा? तो अगर मैं वोल्टेज आप यहाँ पर ऊपर वाले की बात करूं, वोल्टेज आप R1 कितना हो जाएगा बताओ जरा? वोल्टेज आपका 8/3 तो 8/6 मतलब 4/3 जा रहा है। Yes. तो I into R, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। तो रेजिस्टेंस कितना है? 8 तो ये हो जाएगा 8/3 वोल्ट। Yes. ऐसे वोल्टेज आप R2 मतलब
ये नीचे वाले को बनवाना है। इसमें कितना जा रहा है बेटा यहाँ पे करंट 2 by 3 into 4 8 by 3 क्लियर है? ऐसे वोल्टेज ऑफ R3 3 कितना ऊपर वाले में 4 की बात कर रहा हूँ मैं, Yes. ये वाले की। हाँ। तो यहाँ पे इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है इसमें I1 बोले तो 8/6 मतलब 4/3 4 by 3 मल्टीप्लाई 4 16/3 वोल्ट हो गया क्या? ऐसे वोल्टेज ऑफ R4 इज इक्वल टू कितना जा रहा है बेटा 8 वाले में, ये R4 ये माना है अपन ने, 8 वाले में करंट जा रहा है अपना यहाँ से 8/12 2/3 2 by 3 into I into R 16 by 3 बात समझ में आ गया? Yes. तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्या बेटा? Yes. तो ये था हमारा पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से आपने जो भी क्लास में, तो आज की क्लास तो यहीं पे होती है हमारी क्या बेटा? दी एंड। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। वापस रिवर्ट जाओ आज की क्लास में। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको किरचॉफ करंट लॉ, इसे हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। Yes. तो क्या बोला था, किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होता है क्या होता है आउटगोइंग करंट। बात समझ में आ रही है? Yes. उसके बाद हमने और आगे बढ़े थे अपन ने, तो इस लॉ को एक और नाम देते हैं कंजर्वेशन चार्ज। याद रखिए किरचॉफ करंट लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। क्लियर है बेटा? Yes. उसके बाद हमने प्रॉब्लम किया था जंक्शन वाले क्वेश्चन से, और आगे बढ़े थे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसे हम लूप लॉ भी बोलते हैं। Yes. और ये एक्चुअल में क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पूरा नाम है, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। क्या था? किसी भी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का समीशन कितना हो जाता है? जीरो। और इन्वॉल्विंग यहाँ पे क्या क्या होता है? बैटरीज भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है, मतलब ओवरऑल हमने सारों को इन्वॉल्व किया था। Yes. इसको मैंने सोल्व भी कराया था अपन ने, कैसे Yes. करना है, किसी की बैटरी को पकड़ के बैठ जाना है, प्लस माइनस करते जाना है पूरे सर्किट में, बस घुमाते रहना है। कोई सा भी आप एक दो लूप ले लो, वहां पे एक दो वेरिएबल आएंगे, उनको सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? Yes. उसके बाद और क्या पढ़ा है बेटा अपन ने? फाइनली क्लियर है यहाँ पे? Yes. फ्रंट वालों का मल्टीप्लाई अगर होता है या फिर इनका डिवाइड होता है, जैसे हमने पढ़ा है, तो उस केस में ऊपर वाला नीचे वाले कॉर्नर पे यहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाता है, इस वजह से इसमें कोई भी करंट पास नहीं होता। कोई करंट पास नहीं होता, तो इस रेजिस्टेंस के लगे रहने या ना लगे रहने से हमें कोई मतलब नहीं। तो फिर इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें तो क्लियर बेटा सभी को ये? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।